हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट का ही एक टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको एक साथ करेंगे बिकॉज ये दोनों में जो फॉर्मूलाज है वो ऑलमोस्ट सेम टाइप का यूज़ होता है और इसी में कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ परम्यूटेशन यूज़ होगा, कहाँ कॉम्बिनेशन यूज़ होगा। तो इसलिए हम दोनों टॉपिक को क्या करेंगे, एक साथ करेंगे और इसके एक हाथ मतलब 3 क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एक परम्यूटेशन का, कॉम्बिनेशन का और एक इन जनरल क्वेश्चंस को हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पहले परम्यूटेशन की डेफिनेशन अगर देखें, परम्यूटेशन मीन्स क्या होता है, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ द सेम और डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सिस्टम। मीन्स अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट्स या सिस्टम दिए हुए हैं, जैसे मान लो मेरे पास 4 लेटर्स है ए, बी, सी और डी, मेरे पास ये 4 लेटर्स दिए हैं, तो मैं मतलब कितने वेज से इन लेटर्स को अरेंज कर सकती हूँ, दैट विल बी योर परम्यूटेशंस। परम्यूटेशन का एक इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आपको परम्यूटेशन अप्लाई करना है या कॉम्बिनेशन, वो है कि परम्यूटेशन में ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। इज़ इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो आपको डिफरेंट सब्सटेंस या डिफरेंट नंबर ऑब्टेन होगा। जैसे मान लो अगर आपको नंबर्स का परम्यूटेशन या अरेंजमेंट्स बनाना है, जैसे मेरे पास मान लो 3 नंबर्स दिए 1 2 3 और मेरे को बोला है कि इन 3 नंबर में से 2 नंबर सिलेक्ट करके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बना सकती हूँ। तो जैसे मैंने अगर 1 और 2 सिलेक्ट किया तो 12 बनेगा, 2 और 3 सिलेक्ट किया तो 23 बनेगा। अगर मैंने इसी में 3 को पहले सिलेक्ट किया और 2 को बाद में सिलेक्ट किया तो क्या बनेगा, 32। मीन्स यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने 2 पहले सिलेक्ट किया देन 3 तो मेरे को अलग नंबर मिल रहा है 23। मैंने अगर 3 को पहले सिलेक्ट किया देन 2 तो मेरे को अलग नंबर मिल रहा है, दैट इज़ 32। तो मीन्स ऐसे वाले केसेस में जहाँ पे ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इन दैट केस वी विल बी यूजिंग परम्यूटेशंस। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है इतना तो समझ आ जाएगा कि अगर आपको बोल रहा है अरेंजमेंट्स निकालना, कोई भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे दिया है, बोल रहा है कि इतने ऑब्जेक्ट्स में से आप सिलेक्ट करके पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनाओ, तो वहाँ तो आप समझ जाओगे कि या तो आपको परम्यूटेशंस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है या कॉम्बिनेशन वाला। लेकिन परम्यूटेशन यूज़ करना है या कॉम्बिनेशन, उसको कैसे पहचानेंगे, अगर उस ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट्स का ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, अगर ऑर्डर चेंज करने से हमें डिफरेंट चीज़ें मिलेगी, मतलब ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, देन उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन कब यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन का मतलब भी वही होता है कि अरेंजमेंट्स बनाना, दिए गए ऑब्जेक्ट्स का हमें अरेंजमेंट्स बनाना है कि कितने तरीके से हम उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन में अलग क्या है कि इसमें ऑब्जेक्ट का ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऑर्डर कोई भी हो, सेम चीज़ें ही सिलेक्ट होनी है, तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एकदम इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट किस में, परम्यूटेशन वाले में। परम्यूटेशन में ऑर्डर चेंज तो अरेंजमेंट चेंज, तो वो परम्यूटेशन यूज़ करोगे। अगर ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मीन्स कैसे भी आप किसी को भी पहले सेलेक्ट कर लो, किसी को भी बाद में सेलेक्ट कर लो, तो ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उस केस में आप क्या यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन। और होता दोनों में वही है, हमें क्या बताना पड़ता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट जिनसे हम दी हुई चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। अब रही बात फॉर्मूला की, अगर देखा जाए तो परम्यूटेशन में उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल P से। मान लो हमको n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है और उनमें से कुछ को सिलेक्ट करके, मान लो r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और r क्या है, उन टोटल में से कितने को सिलेक्ट करके हमें ऑर्डर बनाना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ क्या था, 3, 1 2 3, 3 नंबर से, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। इन 3 में से मैंने कितने को सिलेक्ट करके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनाए, 2 नंबर को सिलेक्ट करके, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। वैसे ही मान लो अगर जैसे ABCD 4 लेटर्स दिए हुए हैं सपोज, ठीक है, और मुझे इनमें से सिर्फ 3 लेटर्स को चूज़ करके अरेंजमेंट्स बनाने कि कितने तरीके से मैं 3 लेटर्स को अरेंज कर सकती हूँ, तो फिर यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, क्योंकि टोटल कितने 4, सिलेक्ट कितने को किया, 3 को, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। कई बार ऐसे होता है कि चारों को ही सिलेक्ट करके आप बना सकते हो, मतलब यहाँ पे चारों ही अगर लेटर्स को यूज़ करके आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालना है तो n की वैल्यू भी 4 हो जाएगी और r की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। ठीक है, सो वो क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा कि
कितना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, आपको इतने को सिलेक्ट करके बनाना है। अगर सारे को सिलेक्ट करना है तो r और n की वैल्यू दोनों सेम रहेगी, और नहीं तो r की वैल्यू हमेशा n की वैल्यू से कम या इक्वल होगी। मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो कि r की जो वैल्यू है विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू लेस देन या इक्वल होगा किससे, n से, n से कभी भी ग्रेटर नहीं होगी। ठीक है, तो बड़ी जो वैल्यू रहेगी उसको आप n लेना, और जो छोटी वैल्यू रहेगी वो आपका r वैल्यू रहेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो NPR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल क्या होता है, तो हमेशा जैसे मान लो मेरे को 24 फैक्टोरियल का आंसर निकालना है। 24 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 24 से स्टार्ट करो और एक एक लेस करते जाओ। 24 इंटू 1 लेस 23, 1 लेस 22, 1 लेस 21, और कहाँ तक जाएगा ये, 1 तक जाएगा। तो ये होगा आपका 24 फैक्टोरियल। वैसे अगर मुझे n फैक्टोरियल मीन्स क्या, एक एक लेस, पहले n जिसका फैक्टोरियल है वो, फिर एक लेस n-1, फिर एक और लेस n-2, फिर एक और लेस n-3 एंड सो ऑन। तो ये होता है फैक्टोरियल। ठीक है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। अब आते हैं हम कॉम्बिनेशंस में। कॉम्बिनेशन से मैंने क्या बताया कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, C फॉर कॉम्बिनेशन, तो इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे C। सेम चीज़ रहेगी n नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स में से r को अगर हमें सिलेक्ट करके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं उसके, तो उसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे एज NCR। फॉर्मूलाज क्या है इसका, NCR का थोड़ा फॉर्मूला डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू परम्यूटेशंस। इसमें फॉर्मूला क्या होगा, NCR में n फैक्टोरियल, वो तो ऊपर वाला सेम है, n माइनस r फैक्टोरियल ये भी सेम है, एक और चीज़ इंक्लूड होगी दैट इज़ r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये होगा आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम कंपेरेटिव स्टडी कर लेते हैं एक बार, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे ना, नहीं होगा कन्फ्यूजन। कॉम्बिनेशन मीन्स होता है n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको दिए, उसमें से r को सिलेक्ट करके आपको कॉम्बिनेशंस या अरेंजमेंट्स बनाने हैं। परम्यूटेशन मीन्स n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए, उसमें से भी r नंबर ऑफ को सिलेक्ट करके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनाने हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। परम्यूटेशन में क्या होता है, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, बस r का फैक्टोरियल नहीं यूज़ होगा, है ना। इसमें ऑर्डर जो है ऑब्जेक्ट्स का, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या जो भी आपको सिस्टम दिया है, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा कि आपको कॉम्बिनेशन यूज़ करना है या परम्यूटेशन। इस पे परम्यूटेशन में ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, बस बाकी सब वही है। फैक्टोरियल बस ध्यान रखना, फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है, जैसे मान लो मैं इजी वाला बताऊँ, मान लो 4 फैक्टोरियल मुझे निकालना है, इसको और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा वाला साइन भी यूज़ किया जाता है फैक्टोरियल के लिए, ये उल्टा जो L ऐसा टाइप से यूज़ करेंगे, ये भी फैक्टोरियल ही है, दोनों का साइन, मतलब ये साइन और ये साइन, दोनों साइन यूज़ करते हैं फैक्टोरियल के लिए। तो मतलब क्या होगा, जिसका भी निकालना है, जैसे 4 तो 4 इंटू 1 लेस करते जाओ, मतलब 3, फिर एक और लेस 2, एक और लेस 1, ऐसा चलते जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसे भी होता है, जैसे मान लो अगर मुझे 10 फैक्टोरियल निकालना है, तो 10 इंटू 9, अगर मुझे 8 तक ही जाना है तो इंटू 8, और ये फैक्टोरियल में ख़त्म होगा क्योंकि आप 1 तक नहीं गए, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, क्योंकि ऐसे कभी करने से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होकर सिंप्लीफाई हो जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका फैक्टोरियल होगा। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जनरली सिलेक्ट किए हैं मैंने, एक परम्यूटेशन से होगा, एक कॉम्बिनेशन से होगा, और एक आपका नॉर्मल वाला जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो चलते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा है, इन एन इंस्टीट्यूशन देयर आर 15 गुड फुटबॉल प्लेयर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 11 be chosen from these players so that one very good player is certainly included in the team। मैंने अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन है n किसको r किसको, तो जो बड़ी वैल्यू वाली रहेगी वो मोस्टली n रहती है, और जो छोटी वाली वैल्यू रहेगी वो मोस्टली
ये ऑलमोस्ट हमेशा आर की वैल्यू रहती है, ठीक है। पर आगे सेंटेंस देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि आपके पास 15 गुड फुटबॉल प्लेयर्स है, इनमें से आपको 11 की टीम बनानी, मतलब 15 में से आपको 11 सिलेक्ट करने हैं, लेकिन 1 वेरी गुड प्लेयर इज सर्टेनली इंक्लूडेड इन द टीम, मतलब एक जो गुड प्लेयर है वो तो सिलेक्ट होगा ही, मतलब टोटल 15 है, इसमें से एक ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो आपको कितने में से सिलेक्ट करना है, फिर एक अगर ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो बनाने हैं उसके लिए अब कितने फुटबॉल प्लेयर्स बचे, 14, बिकॉज 1 प्लेयर इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, वो बोल दिया है कि एक फुटबॉल प्लेयर जो है वो ऑलरेडी टीम में है, तो उसको आपको सिलेक्ट करने के लिए आपको अरेंजमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो आपको अब चूज़ कितने में से करना है, 14 फुटबॉल प्लेयर में से चूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14, ठीक है। अब आपको चूज़ कितने करने हैं, तो देखो एक ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका है, मतलब 11 में से एक जन ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है, तो आपको अब सिलेक्ट कितने प्लेयर्स करने हैं, एक जब ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो कितने सिलेक्ट करने हैं, 10, तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 10। इतना तो समझ आ रहा होगा। बस अब आपको ये चूज़ करना है कि यहाँ परम्यूटेशन होगा कि कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास 10 फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है, 10 फुटबॉल प्लेयर है, जो भी इसका नाम मान लो ABCD मैंने नाम दे दिया, ABCD EFGHIJK, 15 होने चाहिए, सॉरी 14 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 JKLMN, ठीक है। देखो कितने फुटबॉल प्लेयर्स हैं, ABCDEFGHIJ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपके 14 हो गए। इनमें से आपको कितने फुटबॉल प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, 10। तो देखो अगर मैं E को पहले सिलेक्ट करूं, फिर G को सिलेक्ट करूं, फिर I को सिलेक्ट करूं, ठीक है, या फिर मैं पहले D को सिलेक्ट करूं, तो इससे ऑर्डर से कोई चेंज होगा क्या फुटबॉल प्लेयर में, नहीं। सिलेक्ट अगर मुझे D और E को करना है तो मैं D को चाहे पहले करूं या E को बाद में करूं, या E को पहले करूं D को बाद में करूं, सिलेक्शन तो दोनों का ही होना है, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पे ऑर्डर जो है अरेंजमेंट का वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। चाहे अब अगर मेरे को पता है कि मैं इनमें से मान लो 10 प्लेयर को सिलेक्ट करना है और मेरे वो 10 प्लेयर है, सपोज मैंने इसको सिलेक्ट करना है, A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मेरे ये 10 प्लेयर्स हैं। तो चाहे मैं अब N को पहले सिलेक्ट करूं, K को बाद में, या K को पहले सिलेक्ट करूं N को बाद में, तो इससे उनके सिलेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सिलेक्ट तो दोनों ही हो रहे हैं, चाहे पहले कोई भी सिलेक्ट हो। मीन्स इस वाले में आप क्वेश्चन से आप जान सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कौन पहले सिलेक्ट हो रहा है ना। ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सिलेक्शन सभी का होगा, तो ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसे केस में कौन सा वाला यूज़ होता है, कॉम्बिनेशन, है ना। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं तो कौन सा वाला यूज़ होगा, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन अब कैसे, 14 प्लेयर्स है, इनमें से आपको सिलेक्ट करने हैं 10, तो ये हो जाएगा 14C10, तो ये क्या होगा 14 फैक्टोरियल, फॉर्मूला लगाओ, 14 माइनस 10 मीन्स 4 फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, आर मतलब आपका 10, तो ये हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व करो, कैसे होगा सॉल्व, 14 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 14 एक कम 13, फिर एक कम 12, एक कम 11। अब देखो यहाँ 10 फैक्टोरियल है तो मैं इसको 10 तक ही स्टॉप कर देती हूँ ताकि मेरा 10 और 10 क्या हो जाए, कैंसिल। अब 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो गया आपका 10 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे जो भी आपको कट रहा है उसको काट दो, जैसे 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12 हो गया, ये 4 और 4 कैंसिल, फिर 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 7 इंटू 13 इंटू 11। इसको जो मल्टीप्लाई करके आपका कॉम्बिनेशन आएगा वही इसका क्या होगा, आंसर। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1001 आ रहा है, मतलब इतने नंबर ऑफ वे से आप 10 प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दी 14 प्लेयर्स। हियर ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखना, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, कॉम्बिनेशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है, आउट ऑफ 9 डिजिट्स, 9 डिजिट्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हमारे पास ये 9 डिजिट्स हैं।
इनमें से हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म, मतलब इन 9 डिजिट्स में से हमें 3 डिजिट्स के कितने नंबर्स बना सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। मीन्स देखो है टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बोल सकते हैं n की वैल्यू क्या है 9, क्योंकि हमें टोटल हमारे पास जिसमें से हमको सिलेक्ट करने हैं वो है 9। कितने सिलेक्ट करने हैं आपको 3 डिजिट सिलेक्ट करने हैं, मतलब r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब परम्यूटेशन यूज़ करें या कॉम्बिनेशन, तो यहाँ देखो अगर मेरे को 3 डिजिट सिलेक्ट करके नंबर बनाने हैं, तो अगर मैंने मान लो 4 5 6 ये 3 नंबर सिलेक्ट किया, पहले 4 सिलेक्ट किया फिर 5 देन 6, ये वाला ऑर्डर रखा। अब इसी में अगर 5 को पहले सिलेक्ट करूँ देन 4 देन 6, या 6 को पहले सिलेक्ट करूँ देन 5 देन 4, तो देखो ऑर्डर चेंज करने से नंबर चेंज हो जा रहा है ना। मीन्स यहाँ पे ऑर्डर जो है ऑफ अरेंजमेंट वो इम्पॉर्टेंट है, ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑर्डर चेंज करने से नंबर की जो वैल्यू है वो ही चेंज हो जा रही है। सो ऑर्डर अगर इम्पॉर्टेंट है तो हम क्या यूज़ करते हैं परम्यूटेशन। क्या यूज़ करते हैं परम्यूटेशन। तो वही क्या बोलेंगे n है, n में से आपको सिलेक्ट करने कितने 3, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस r, मतलब 9 माइनस 3 कितना है 6 फैक्टोरियल। सॉल्व करो, फैक्टोरियल कैसे लगाते हैं 9 इंटू 1 कम 8 फिर 1 कम 7 इंटू 6 तक ले जाओ ताकि नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब इसको 9 इंटू 8 इंटू 7 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 504। 504। तो कितने वेज, कितने तरीके से, कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन सकते हैं 3 डिजिट्स सिलेक्ट करके आउट ऑफ 9, तो 504 टाइप के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ आपने क्या यूज़ किया परम्यूटेशन। अब इसी में अगर हम यूज़ करें क्या तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है जिसमें आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या दिया है कि इफ़ Pn5, ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन तरीका है जिसमें n, तो n आपको पता है क्या होता है ये P, और ये 5 मतलब ये r की वैल्यू, मतलब रिप्रेजेंटेशन P ऑफ n r, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है NPR। ठीक है, तो ये NP5 है, ये बराबर है किसके 20 इंटू है ये, और NP3 मतलब हो जाएगा ये NP3। ऐसा दिया हुआ है, आपको n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला रखो डायरेक्ट। इसमें NP5 का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला है, इक्वल्स टू 20 इंटू यहाँ पे भी क्या हो जाए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ईजी है बहुत। देखो अब यहाँ पे दोनों तरफ ये n और ये n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ बचता क्या है आपका 1 अपॉन n माइनस 5 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 5 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 इंटू, अब यहाँ 1 अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल है। तो देखो अगर फैक्टोरियल लिखना है तो कैसे बताया था, एक एक कम करते जाते हैं अपन। n माइनस 3 का फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे n माइनस 3, एक कम मतलब कैसा, देखो n माइनस 3 में एक कम मतलब -1, तो हमको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका n माइनस 4। तो एक कम मीन्स n माइनस 4, फिर एक कम मतलब क्या हो जाएगा n माइनस 5। तो यहाँ इस तरफ देखो n माइनस 5 फैक्टोरियल है, इसलिए मैं इसका भी कहाँ तक जाऊँगी सिर्फ n माइनस 5, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 3 n माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल। ये समझ आ रहा है ना, वैल्यू ऐसे लग रही है कि बढ़ रही है 3 4 5, लेकिन -1 करने से वही आ रहा है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हम कर रहे हैं वही फैक्टोरियल के हिसाब से ही जा रहे हैं, मतलब -1 ही किया जा रहा है। ठीक है, फिर अब ये और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ सिर्फ 1 बचा और ये आ जाएगा 20 अपॉन n माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा n माइनस 4। अब इसको हम क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, n माइनस 3 इधर इंटू n माइनस 4। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको क्या करो आप ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई, तो कैसे होगा ये n इस पूरे से मल्टीप्लाई फिर -3 भी इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा n इंटू n माइनस 4, -3 इंटू n माइनस 4 इक्वल्स टू 20। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n स्क्वायर -4n -3n माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस
4 3 ज़ा 12 इक्वल्स टू 20। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 3 क्या हो जाएगा 7n। और 20 को जब इस तरफ लाएंगे तो प्लस का माइनस होगा, मीन्स 12 - 20 हो जाएगा, 12 - 20 मीन्स -8। बस अब इस इक्वेशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, इसको आपको सॉल्व करना होगा, इसके रूट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो इसको हम करेंगे स्प्लिटिंग बाय द मिडिल टर्म, जिसमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाएगा। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, n स्क्वायर माइनस 7n - 8 इक्वल्स टू 0। कैसे स्प्लिट करते हैं, ये जो लास्ट वाला टर्म होता है कोएफिशिएंट, ये लास्ट वाला और पहले वाले टर्म का कोएफिशिएंट मीन्स कुछ नहीं यहाँ मतलब 1 होगा, तो पहले लास्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट को क्या करोगे आप मल्टीप्लाई, मीन्स ये हो जाएगा 1 × 8 दैट इज 8, मल्टीप्लाई किया। अब ये जो 8 आते हैं उसका हमके फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। फैक्टर्स मीन्स कौन से टेबल में आपका 8 की वैल्यू आएगी, तो 1 से स्टार्ट करो, तो 1 × 8 आता है, 1 × 8 इज़ 8। फिर 2 के टेबल में भी आता है, 2 4 ज़ा 8, 3 में नहीं होगा, 4 में है, 4 2 ज़ा 8, देन 5 में नहीं होगा, 6 में नहीं होगा, 7 में नहीं होगा, फिर 8 में होगा, 8 1 ज़ा 8। तो यही इसके 4 फैक्टर्स हैं। इन चारों में से कौन से 2 नंबर्स के कॉम्बिनेशन से आपका मिडिल वाला टर्म आए, मतलब -7 आए, उस टर्म को हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे। मतलब ऐसे कौन से टर्म है 1 और 8 को जिनको जोड़ने से या घटाने से आपका -7 आना चाहिए, साइन का ध्यान रखना है यहाँ पे, -7 आना चाहिए, और जिसके मल्टीप्लिकेशन से क्या आना चाहिए -8, बिकॉज यहाँ -8 था, तो वो वाले कॉम्बिनेशन को हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमको पता है कि 8 को अगर 1 से घटाओगे तो कितना आएगा 7 आएगा, तो इसलिए हम कौन सा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेंगे 1 और 8 वाला। तो यहाँ पे लिख रही हूँ n स्क्वायर, ये हो जाएगा -8n + n - 8 इक्वल्स टू 0। देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 में से आप 1 को घटाएंगे तो 7 आएगा, और चूंकि बड़े वाले नंबर में माइनस है तो यहाँ माइनस, तो मतलब मैंने ये वाला सही लिखा है। और -8 × 1 -8 भी होता है, मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या है सही है। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे। क्या है कॉमन इसमें, n, ब्रैकेट में क्या बचेगा n - 8, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। लास्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन नहीं, मतलब 1 निकाल लो, और ब्रैकेट में क्या बचेगा n - 8। अगर आपके ब्रैकेट वाला जो टर्म है ये दोनों अगर बराबर आ रहे हैं, मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका ये n + 1 दैट इज n + 1, और इन दोनों को आप एक ही बार लिखेंगे विच इज़ n - 8 इक्वल्स टू 0। कोई भी 2 टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, मतलब इफ़ a × b अगर 0 है तो ऑब्वियसली या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। वही चीज़ हम इसमें लगाएंगे, तो n + 1 अगर 0 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई -1। वैसे ही अगर n - 8 0 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हमको पता है कि n क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ना, जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है, तो वो माइनस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा पॉजिटिव वाली वैल्यू दैट इज n = 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर था n = 8। ध्यान रखेंगे जहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया वहाँ परम्यूटेशन, जहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो आज के वाले वीडियो में इतना ही, बाकी सब चीज़ हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू।